मैं राजीव पांडे, टर्नर अनुदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ। व्यवसाय टर्नर के सैद्धांतिक विषय पे आज मैं आपको डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा। डायल टेस्ट इंडिकेटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। डायल टेस्ट इंडिकेटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसका प्रयोग जॉब को मापने, जांचने या उसका अंतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा माइक्रोमीटर या वर्नियर की भांति सीधे माप नहीं ली जा सकती। तात्पर्य यह है कि यह एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत बारीक मेजरमेंट को फाइंड करता है। किसी चीज़ इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और सेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम जो पहले हमने आपको बताया कि जैसे हम डायल टेस्ट इंडिकेटर से सीधे माप नहीं ले सकते, डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से सीधे माप नहीं ली जाती, जबकि माइक्रोमीटर या वर्नियर की सहायता से हम सीधे माप ले सकते हैं। अगर हमको डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करना है तो किसी न किसी स्टैंड के साथ इसका प्रयोग करेंगे। डायल टेस्ट इंडिकेटर सीधे हाथों की सहायता से प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब भी हमको प्रयोग करना है इसको स्टैंड पर ही लगाकर प्रयोग करते हैं। सिद्धांत, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, इसके बारे में हम इसमें बताएंगे। जैसे वर्नियर का एक सिद्धांत है, वैसे ही डायल टेस्ट इंडिकेटर का एक निश्चित सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या है? यह रैक और पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है। यह रैक और पिनियन के सिद्धांत पर है। इस चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए आपको एक पिनियन लगा हुआ है, पिनियन के ऊपर रैक है बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का ये रैक बना हुआ है। और दूसरा ये क्या है? ये पिनियन है, छोटा गोल सा, ये पिनियन है। तो ये एक रैक है, एक पिनियन है। इसी के सिद्धांत पर ये काम करता है। इसमें क्या है, हम रेखीय गति को वृत्तीय गति में परिवर्तन करके ज्ञात कर सकते हैं। रेखीय गति को यहाँ पे देखिए एक सीधे लाइन पे चलेगा ये, और इसको हम सर्कुलर मोशन में चेंज करके ज्ञात कर सकते हैं। तरीका क्या है? देखिए, जब हम रेखीय गति को सर्कुलर मोशन में चेंज करते हैं तो सदैव एक रैक चाहिए होता है, एक पिनियन। इस को हमने आपको लेथ मशीन पे भी आपने देखा होगा, जब हम थ्रेड काटते हैं तो वहाँ भी एक रैक और पिनियन बेड के नीचे होता है जो हमारे रेखीय चाल को सर्कुलर मोशन में चेंज करता है। कब? जिसके हम थ्रेड काटते हैं। तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रैक और पिनियन। पिनियन से लगा हुआ ये गियर यहाँ पे है, ये गियर इस बड़े गियर को चला रहा है। इसी तरह से इसके ऊपर एक सुई लगी होती है। ये नेक्स्ट अपनी स्लाइड में दिखाई जाएगा आपको। तो हम आपको बता रहे हैं यह रैक और पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है, जिसे हम रेखीय गति को वृत्तीय गति में परिवर्तन करके ज्ञात कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, क्या बनावट है इस डायल टेस्टिंग इंडिकेटर की, क्या क्या चीज़ हमको डायल टेस्टिंग इंडिकेटर में पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। डायल टेस्टिंग इंडिकेटर के ये पार्ट्स आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। पहला है डायल। डायल कहाँ है? ये देखिए आपको ये डायल दिखाई दे रहा है। ये डायल है जिस पे जैसे घड़ी पे 1, 2, 3, 4 के निशान बने होते हैं, उसी तरह डायल पे 1 से लेकर के 100 निशान बने होते हैं। कभी कभी ये 200 भी हो सकते हैं। कुछ डायल 100 निशान बने होंगे, कुछ डायल में ये निशान 200 हो सकते हैं। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5 व्यक्ति 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये आपका हो गया डायल। डायल के बाद हम आते इंडिकेटर हैंड। इंडिकेटर हैंड या निडल, जिसे सुई भी बोलते हैं। यहाँ पे आपका इंडिकेटर हैंड और निडल बनी हुई है। यह सुई हमको दर्शाती है कितना डायग्राम, कितना डायमेंशन हमारा प्लस या माइनस हुआ, जो कि रैक के दबने पे हमारा सुई मूवमेंट करती है। कितनी मूवमेंट की, प्लस में कितनी गई, माइनस में गई, ये हम निडल के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे है स्टेम। तीसरा पार्ट्स है स्टेम। स्टेम कहाँ पे है? ये देखिए दिखा है। स्टेम का मीन्स जैसे होता है शाखा, किसी चीज़ की शाखा। इसी पे सारे पार्ट्स जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? देखिए, रिमूवेबल कॉन्टैक्ट पॉइंट भी इसी जुड़ा है, स्पेंडल भी इसी में जुड़ा है, और डायल भी इसी पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम है स्टेम। स्टेम पे बाकी सभी पार्ट्स जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है स्पेंडल। स्पेंडल कहाँ है? आपका दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए स्टेम के नीचे स्पेंडल लगा हुआ है। स्टेम के नीचे स्पेंडल लगा हुआ है। इसी स्पेंडल पे हमने रैक काटा हुआ है। इसी स्पेंडल पे
रैक कटा है। 25 मिलीमीटर की लंबाई में 50 दांतों का एक रैक कटा हुआ है। ये जो स्पेंडल है यहाँ पे, इसी में हमने रैक भी काटा हुआ है। इसी रैक की सहायता से पिनियन घूमता है। नेक्स्ट आ रहा है आपका रिमूवल कॉन्टैक्ट पॉइंट। ये देखिए, रिमूवल कॉन्टैक्ट पॉइंट कहने का मतलब है इसको आवश्यकता पड़ने पर हम चेंज कर सकते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं, कभी कभी जैसे हमने टर्निंग की, फेसिंग की, लगाते लगाते कई बार ये ख़राब हो जाता है। ख़राब होने की दशा में हम क्या करते हैं, इसको बदल सकते हैं। तो इस वजह से इसका नाम है रिमूवल कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट पॉइंट को ही हम जॉब की सतह पर लगाते हैं। कॉन्टैक्ट पॉइंट को ही जॉब की सतह पर लगाते हैं। वो क्या है कि जैसे हम किसी जॉब को ले रहे हैं, ये जॉब है हमारा, कॉन्टैक्ट पॉइंट को यहाँ पे क्या करेंगे, इस जॉब पे ये डायल हो गया हमारा 1 2 3 4 5, इसको दबा दें। जब ये दबता है तो ये सुई हमारी प्लस या माइनस में चलती है। ये प्लस और माइनस जो चलती है वो इसी वजह से कि रिमूवल कॉन्टैक्ट पॉइंट इस पर लगा है। ये जो है रैक को घुमाता है, रैक जो है गियर को घुमाता है, गियर सुई को घुमाती है। तो ये क्या है, रिमूवल कॉन्टैक्ट पॉइंट। इसकी यथार्थता अगर ये ख़राब हो गया है तो आपका डायमेंशन जो है वो गलत हो सकता है। इसलिए जब हमको ज़रूरत हो या लगे कि ये ख़राब हो गया है तो आप सदैव इसको चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट है बेजल क्लैंप। कहाँ पे है, ये देखिए बेजल क्लैंप। बेजल क्लैंप का काम है बेजल को पकड़ के रखना। अगर ये पकड़ के नहीं रखेंगे तो डायल अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो घूम सकता है। घूमने की दशा में क्या होगा, डायमेंशन हमारी बदल जाएगी। हमें पढ़ना कुछ भी है और पढ़ाई देगा कुछ और। तो बेजल क्या करता है, बेजल क्लैंप केवल इस डायल को रोक रखता है। तो ये आपके कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, डायल, इंडिकेटिंग हैंड विथ निडल, स्टेम, स्पेंडल, डस्ट कैप, रिमूवल कॉन्टैक्ट पॉइंट और बेजल। अब हम बात करेंगे लीस्ट काउंट, अल्पतमांक की। यह किस लीस्ट काउंट पे काम करता है। आपने लीस्ट काउंट पहले भी जाना होगा, समझा होगा कि लीस्ट काउंट क्या चीज़ होता है। वर्नियर का लीस्ट काउंट क्या होता है, माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है। उसी तरह इस डायल का भी एक लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट क्या होता है, वह अल्पतमांक, वह छोटी से छोटी माप जो किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ली जा सके। इंस्ट्रूमेंट का मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से है, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सा हम वर्नियर से ले सकते हैं, इससे ले सकते हैं। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसका अल्पतमांक यानी जो छोटी से छोटी माप उसके द्वारा ली जा सकती है, लीस्ट काउंट कहलाती है। रैक और पिनियन द्वारा साइज के अंतर को यांत्रिकी विधि के द्वारा बड़ा करके डायल पर दिखाया जाता है। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रैक है और एक पिनियन। यहाँ पे देखिए ये रैक कटा है, ये पिनियन है, ये इसके बाद बड़ा गियर लगा है, ये छोटा है और ये इसको सुई लगी है। यांत्रिकी विधि द्वारा साइज के अंतर को बड़ा करके दिखाया जाता है। मैट्रिक प्रणाली में स्पंडल पर 25 मिलीमीटर की लंबाई में 50 दांत इकट्ठे। अगर हम किसी मैट्रिक प्रणाली का डायल टेस्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके 25 मिलीमीटर की लंबाई में 50 दांतों का रैक काटा गया हुआ। देखिए आपको मैं रैक दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये रैक है, इसकी लंबाई जो है 25 मिलीमीटर की है और इस पे हमने 50 मिलीमीटर का एक टीथ काटा हुआ है। ये हमारी रेखी चाल है डायल पे और इसको हम सर्कुलर मोशन में यहाँ पे चेंज करते हैं। तो पहले हम समझ लें कि ये आपका ये रैक हो गया, ये स्पेंडल पे जुड़ा हुआ है, ये रैक है, रैक जो है पिनियन को चलाएगा। तो हमारा ये क्लियर हो गया कि मैट्रिक प्रणाली में 25 मिलीमीटर की लंबाई में 50 दांतों वाला एक हमने रैक काट दिया है। अर्थात यदि हम गियर को एक दांत आगे बढ़ाएं, जब हम 25 मिलीमीटर को 50 भागों में काटेंगे तो हम एक टीथ आगे यानी एक दांत आगे बढ़ाएंगे तो कितना चलना चाहिए, 0.5 मिलीमीटर। क्यों, क्योंकि ये आधा हो जाएगा कि एक दांत बढ़ाने पे कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 0.5 मिलीमीटर। इसके साथ हमने देखिए एक गियर मैच किया हुआ है जिसके दांतों की संख्या 10 है, जिसे ए बोलते हैं। ए का गियर है जिससे दांतों की संख्या ये ए है, ए मैच किया हुआ है। अब इसी ए की धुरी पे हमने एक गियर बी
जिस पे दांतों की संख्या 75 है, 75 है, बी फिट किया हुआ है। ये है आपका गियर बी। इसकी कितने हैं, इस पे दांतों की संख्या 75, 75। 10 के पहले हमने 50 का रैक था, उसको 10 वाले गियर से मैच किया था। 10 वाले गियर से 75 वाला गियर चल रहा है, और 75 वाले गियर से एक गियर सी है, ये इसको किया है, इसके दांतों की संख्या 15 है, यानी 75 वाले गियर के साथ 15 दांतों वाला गियर पिनियन सी मैच करता है। तो पिनियन पर ही हम जो सी वाला हमारा है, उसी पर ही निडल फिट होती है। देखिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपकी निडल फिट है। कौन सी फिट हो गई, सी के ऊपर हमारी एक निडल फिट हो गई, सी। यही यांत्रिकी विधि को, ये मैकेनिकल प्रोसेस को हमको सर्कुलर मोशन में चेंज करके दिखा रहा है, बड़ा करके। अगर हमको गियर से कैलकुलेशन करना पड़ता या गियर देखना पड़ता तो शायद हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते, या कितना चल रहा है पता नहीं चलता। तो हमने क्या किया, डायल पर 100 भाग बांट दिए गए, तो जितना ये खिसकेगा, एक भाग आगे एक भाग पीछे, वो हमको पता चल जाएगा कि कितना खिसका हुआ है। क्लियर? अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको मैं समझाऊंगा। यहाँ पे चक्रों की संख्या, इसका एक फार्मूला है, चक्रों की संख्या बराबर ड्राइवर अपॉन ड्रिवन। ड्राइवर वो होता है जो किसी चीज़ को चलाता है, ड्रिवन वो गियर होता है जो स्वयं चलता है। तो कौन कौन से ड्राइवर होगा, कौन कौन से ड्रिवन होगा। पहला देखिए, हमने क्या बताया था, पहला गियर हमारा रैक लगा है 50 दांतों का, रैक लगा है 50 दांतों का, तो ये क्या हो गया, ड्राइवर हो गया, जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा जो ड्राइवर है हमारा किसको चला रहा है, ड्रिवन को, उसके दांतों की संख्या कितनी है, 10। तो ड्राइवर अपॉन ड्रिवन का मतलब 10 गुणे, फिर हमारा ड्राइवर होगा, ड्राइवर कौन सा होगा, 10 वाला चला रहा है 75 वाले को। देखिए हमने 75 वाले को चलाया, ये ड्राइवर हुआ। फिर उसके बाद ड्रिवन कौन होगा, 15 दांतों वाला गियर सी, जो हमको चल रहा है। अब ये कैलकुलेट आप करेंगे, तो ये आपका कैलकुलेशन करने के बाद आएगा गियर की संख्या सी 25, यानी रैक के 50 टीथ अगर हम निडल चलाती है तो रैक चलेगा 25 चक्कर। अगर रैक के 50 दांते एक साथ हम चला दें या ऊपर नीचे करें तो सुई जो चक्कर काटेगी वो कितनी काटेगी, 25। इसलिए रैक का एक टीथ आगे चलने पर जितना, इसलिए रैक का एक टीथ चलाने पर निडल कितना चलेगी, जब रैक का एक टीथ चलाएंगे तो निडल चलेगी कितनी, 25/50। ये 25/50, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/2 आएगा। तो ये 1/2 चक्कर हमारी चलेगी। जब रैक जो है एक टीथ चलाएंगे तो निडल कितना चलेगी, आधा चक्कर चलेगी। चूँकि रैक का एक टीथ बराबर आधा मिलीमीटर है, पहले में मैंने बताया था कि रैक का एक टीथ बराबर आधा मिलीमीटर। कैसे, क्योंकि 50 और 25 का रेशियो है, तो एक का टीथ जो चलेगी वो 1/2 में है, और निडल कितना चल रही है, आधा चक्कर। क्लियर? निडल आधा चक्कर चल रही है और टीथ भी आधा 0.5 मिलीमीटर है। यदि डायल के 100 बराबर भागों में बांटा गया हो, मैंने पहले कहा था कि डायल के भागों की संख्या ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमने डायल को 100 बराबर भागों में बांटा गया। तो क्या किया, डायल को 100 बराबर भागों में बांटा हो तो आधा डायल कितना होगा, 50। आधा डायल कितना होगा, 50 भागों के, 50 भागों के। इसलिए निडल जब 50 भाग आगे चलती है तो रैक चलेगा कितना, 1/2। जब निडल 50 भाग चलेगी तो कितना चलेगा, 1/2 मिलीमीटर। यदि निडल एक भाग चलेगी तो कितना चलेगा, 1/2 गुणे, यहाँ पे देखिए 1/2 गुणे 1/50, यानी 1/100, जिसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.01 mm आएगा। यह इसका छोटा सा छोटा माप है जो डायल टेस्टिंग इंडिकेटर से हम चेक कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं या जांच सकते हैं। यानी
मैट्रिक प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर का लीस्ट काउंट 0.01 mm ही होगा। कब? जब डायल 100 बराबर भागों में बांटा गया, 100 भाग बने हैं और ये गियर की संख्या, अगर गियर का संख्या बदल जाएगा तो रेशियो और लीस्ट काउंट भी बदल जाएगा। तो सदैव ध्यान रखिएगा कि ड्राइवर और ड्रिवन में कौन कौन से गियर लगे हैं। यह प्रोसेस हमारे कैलकुलेशन में काम आती है। जब कभी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो डायल की कैलकुलेशन पूछी जाती है, क्या डायल की कैलकुलेशन हो सकती है। इतना आपको क्लियर हुआ कि चक्रों की संख्या बराबर ड्राइवर अपॉन ड्रिवन। ड्राइवर है 50 गुणे 75 ऑब्लिक 10×15 यानी 10 गुणे 15, 25 चक्रों की संख्या 25 हो गई। रैक के 50 चलने पे नीडल चलती है 25 चक्कर, एक चलने पे चलेगी बराबर आधा चक्कर, और आधा मिलीमीटर चक्कर जो चलता है 100 बराबर भागों में बांटा गया है तो 50 भागों के। तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन किया तो इसका आ गया 0.01 लीस्ट काउंट। अब है डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्रकार। कितने प्रकार के डायल टेस्ट इंडिकेटर हमारे पास उपलब्ध हैं? तो डायल टेस्ट इंडिकेटर 2 प्रकार से हैं। अब चित्र में देख ही रहे हैं, एक ये है, दूसरा ये है। ये दोनों सेम प्रकार के हैं, बस केवल आपको व्यूज़ को दिखाया गया है। यह है प्लंजर टाइप, दूसरा है लीवर टाइप। पहला है प्लंजर टाइप, दूसरा है लीवर टाइप। प्लंजर वाला तो अभी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया कि रैक और पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें एक रैक होता है और पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा है लीवर टाइप, इसको भी मैं स्पष्ट किए देता हूँ। तो जो आवर्धन के अनुसार जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर 2 प्रकार के हैं, एक है प्लंजर टाइप, दूसरा है लीवर टाइप। लीवर टाइप जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है, लीवर और स्क्रॉल की 4 पल आधारित होता है। लीवर क्या होता है? जैसे आपने किसी चीज़ को उठाने के लिए फॉर्कलिफ्ट इस्तेमाल करते हैं, उसे ही लीवर कहते हैं, यानी किसी चीज़ को ऊपर को उठाता है तो वो होता है लीवर। तो ये लीवर के ही लीवर और स्क्रॉल पे रखा होता है। लीवर जो है जब हम किसी बॉडी पे टच करते हैं तो लीवर स्क्रॉल को उठाता है और वही हमको डायमेंशन निडल पे यानी सुई घूमती है, सुई पे हमको दिखाई देता है कि कितना प्लस या कितना माइनस हुआ। तो क्या है? लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर और स्क्रॉल की चाल पर आधारित होता है। इसके आगे वाले सिरे पर एक स्टाइलस लगा हुआ है, ये देखिए स्टाइलस लगा हुआ है। इसके आगे वाले सिरे पर एक स्टाइलस लगा हुआ है। स्टाइलस के अग्रभाग पर एक छोटी सी बॉल लगी होती है। जहां पर प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर प्रयोग नहीं किया जाता है वहां इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कहां पे डायल टेस्ट इंडिकेटर प्रयोग करना है, कहां पे हमको प्लंजर टाइप इस्तेमाल करना है, कहाँ लीवर टाइप इस्तेमाल करना है। तो ये भी एक विषय समझने का कि हमने प्लंजर टाइप डायल इंडिकेटर तो इस्तेमाल करना कहाँ है, कहाँ लीवर टाइप। तो अभी देखिए मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर कहाँ इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप एक गोल सरफेस रॉड है, इसका डायमेंशन चेक करना है तो हम प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर से आसानी से चेक कर सकते हैं। लेकिन यदि हमको किसी चीज़ का साइज ग्रूव अंदर का लेना हो, यहाँ पे ग्रूव है, इस ग्रूव का सरफेस चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, सपाट है कि नहीं है, तो वहाँ पे ये डायल टेस्ट इंडिकेटर ये वाला प्लंजर वाला नहीं जा सकता। वहाँ पे हम हमेशा लीवर वाला ही इस्तेमाल करेंगे जो कि स्टैंड पे लगा के प्रयोग किया जाता है। तो स्टाइलस के अग्रपार पर जो बॉल बनी होती है, प्लंजर टाइप DTI जो है अंदर वाले भाग पे ही चेक किया। जहाँ पर डायल टेस्ट का प्लंजर वाला इस्तेमाल ना किया जाए वहाँ लीवर वाला जाए। ज़्यादातर लीवर वाले डायल टेस्ट इंडिकेटर किसी ग्रूव की समतलता, ग्रूव का साइज चेक करने के लिए किया जाता है। ग्रूव का साइज का मतलब वो किसी गहराई में होगा या वहाँ पे डायल टेस्ट इंडिकेटर प्लंजर टाइप नहीं पहुँच पा रहा है, तो वहाँ पर हम लीवर टाइप का प्रयोग करेंगे। उपयोग, यह कहाँ कहाँ प्रयोग में आते हैं? जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? इसका प्रयोग लेथ मशीन पे जॉब को सेंटर में एक्यूरेसी सेट करने के लिए किया जाता है। देखिए अभी तक हम जो लेथ पे जो सेंटर करते थे वो मार्किंग ब्लॉक की सहायता से करते थे। कॉलेज में करते हैं या क्लास में करते हैं वो करते हैं, जबकि इंडस्ट्री में अगर हमको सेट करना है जॉब, वहाँ पे हम डायल टेस्ट इंडिकेटर करेंगे, क्योंकि डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से हम
0.01 mm टॉलरेंस तक की सेट कर सकते हैं, या इससे अच्छा भी कोई हमारे पास डायल टेस्ट इंडिकेटर है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। जबकि हम लोग मार्किंग ब्लॉक से जब चेक करते हैं तो एक रफली होता है, तो इसलिए हम जब डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे तो सदैव हमको जॉब फिनिश्ड होना चाहिए। तो इसका उपयोग लेथ मशीन पे जॉब को सेंटर पे चेक करने के लिए किया जाता है। जॉबों के आयामों और साइजों की तुलना करने के लिए किसी जॉब के आयामों की और साइजों की तुलना करनी है। कोई दो जॉब हैं, उसकी हमको तुलना करनी है, ये जॉब बड़ा है, ये जॉब छोटा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। इस तरह की जांच भी हम डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से कर सकते हैं। किसी जॉब की समतलता या समानता चेक करने के लिए, समतलता या समानता से तात्पर्य है कि कोई भी सरफेस हमको देखने से जो कि फ्लैट दिखती है, हो सकता है डायल टेस्ट इंडिकेटर से चेक करें तो वो फ्लैट ना हो, वो कहीं पे उबड़ खाबड़ या उभरी हो सकती है, या बहुत हल्की सी टेपर में हो सकती है। अगर वह जॉब टेपर में होगा तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में फिट होते समय दिक्कत करेगा। तो जॉब की समतलता या समानता सदैव हमको डायल टेस्ट इंडिकेटर से चेक करने के बाद ही फिट करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, किसी जॉब की समानता और समतलता भी डायल टेस्ट इंडिकेटर से चेक कर सकते हैं कि वो समतल है या नहीं। होल या शाफ्ट की केंद्रता जांचने के लिए, कोई भी होल या शाफ्ट की केंद्रता जानने के लिए, शाफ्ट या होल केंद्रता जांचने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो शाफ्ट या जो होल बना है वो एक ही सेंटर लाइन में है कि नहीं है। अगर सेंटर लाइन दो होंगे तो उसके अंदर जो होल के अंदर अगर सेंटर लाइन दो हो जाएंगे तो जो भी जॉब उसके अंदर फिट किया जाएगा वो आसानी से फिट नहीं होगा। कैसे कि वो सेंटर लाइन, इधर से सेंटर लाइन अलग है, उधर से सेंटर लाइन अलग है, तो वो जॉब साइज़ में फिट नहीं हो पाएगा। या सॉफ्ट है, उसकी सेंटर लाइन बदल जाए, सॉफ्ट की सेंटर लाइन बदल जाए। हमने यहाँ पे एक सॉफ्ट ये बना दी है, ये इसकी सेंटर लाइन है। अगर ये पूरी एक सेंटर लाइन में है तो ठीक है। यदि अगर ये सेंटर लाइन यहाँ तक तो ठीक आती है, ये इधर से इधर जाती है और यहाँ पे एक नई सेंटर लाइन बन रही है, तो क्या होगा, कुछ दूरी तक सेंटर लाइन बदल रही है, तो ये जॉब जो है सॉफ्ट जो है कहीं भी सेट नहीं होगी, कहीं पे भी फिट नहीं होगी। तो होल और सॉफ्ट की केंद्रता जांचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। रेडियल या अक्षीय चेकिंग के लिए, रेडियल या अक्षीय चेकिंग के लिए हमने ये चेक करना है कि जॉब से एक्स में अपने है कि नहीं है, एक्स से बाहर तो नहीं जा रहा है, वो भी हम डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से चेक कर सकते हैं। डायल टेस्टिंग इंडिकेटर का प्रयोग करते समय किन किन सावधानियों की आवश्यकता होती है। डायल टेस्टिंग इंडिकेटर का प्रयोग करते समय हमें किन किन सावधानियों की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसे रफ सरफेस पे नहीं प्रयोग नहीं करते। मैंने जैसे बताया कि हम लोग मार्किंग ब्लॉक से चेक करते हैं, सेट करते हैं जॉब लेथ पे, लेकिन हमको जब डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करना है तो कम से कम जॉब एक बार तो अवश्य ही टर्न होके आ जाना चाहिए। अदर उसका प्रयोग हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का रफ जॉब पे करेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसे रफ सरफेस पे प्रयोग नहीं करते, इसको फिनिश सरफेस पे प्रयोग करना चाहिए, यानी फिनिश जॉब को ही इससे सेट करना चाहिए, चेक करना चाहिए। जॉब की सतह जांचते समय कांटेक्ट पॉइंट को जॉब की सतह पर रखकर डायल को शून्य रेखा पे घुमा के सेट कर देना चाहिए। अगर हम किसी जॉब को चेक कर रहे हैं, डायल को घुमाया, हमने चेक किया, डायल की सुई जो है 30 से स्टार्ट हो रही है, तो हमको ये समझने में दिक्कत लगेगी कि वो कितने प्लस गई या कितने माइनस गई। तो हम क्या करेंगे, डायल को सदैव 0 पे ही सेट करें। जब हमने डायल को प्रेशर में लगाया, डायल की सुई उस पर टच करी, टच करने के बाद हम उसको डायल को घुमा करके 0 पे शून्य रेखा पे सेट कर लेंगे। शून्य से हमारा क्या होगा कि जल्दी जल्दी जितना भी प्लस या माइनस हो रहा है वो हमको बताएगा। कटिंग टूल्स के साथ नहीं रखना चाहिए, इसे कटिंग टूल्स के साथ नहीं करें। ये वेरी वेरी प्रेसिज इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसको अगर हम कटिंग टूल्स के साथ रख रहे हैं तो ये हमको ख़राब डायमेंशन दे सकता है या ये स्वयं ख़राब हो सकता है। तो कभी भी इसको हमको कटिंग टूल्स के साथ नहीं रखना है।
DTI स्टैंड। DTI स्टैंड क्या चीज़ है? DTI स्टैंड डायल टेस्ट इंडिकेटर को पकड़ने वाला एक स्टैंड है, जिसका प्रयोग हम डायल टेस्ट इंडिकेटर को क्लैंप करने के लिए प्रयोग करते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर स्टैंड में ही लगा के प्रयोग किए जा सके, ताकि उन्हें मशीन पर रखकर प्रयोग किया जा सके। डायल टेस्ट इंडिकेटर मैंने आपको बताया था हाथ में प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये इसी तरह के इसमें यहाँ पकड़ा जाएगा, यहाँ पकड़ा जाएगा और यहाँ पकड़ा जा सकता है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग जो करेंगे हम सदैव स्टैंड में ही करेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मैग्नेटिक स्टैंड विथ यूनिवर्सल क्लैंप, जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है, ये वाला आपका मैग्नेटिक स्टैंड विथ यूनिवर्सल क्लैंप। नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है ये यूनिवर्सल है, सब काम कर सकता है, किसी भी दिशा में घूम सकता है। मैग्नेटिक स्टैंड मतलब यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक लगा है, ऑन ऑफ का स्विच लगा है। तो मैग्नेटिक स्टैंड की सहायता से मैग्नेटिक स्टैंड विथ यूनिवर्सल क्लैंप है। दूसरा है मैग्नेटिक स्टैंड विथ फ्लेक्सिबल पोस्ट, ये चित्र में दिखाया है, इसमें भी मैग्नेटिक स्टैंड है, फ्लेक्सिबल पोस्ट, जहाँ पर इस तरह का डायल टेस्ट इंडिकेटर प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे किसी होल का हमको डायमेंशन चेक करना है, वहाँ पे ये स्टैंड नहीं प्रयोग किया जा सकता, क्योंकि ये होल के अंदर नहीं जाएगा। जबकि फ्लेक्सिबल वाला मोड़ा और हमको होल के अंदर हम उसको डायमेंशन ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हम फ्लेक्सिबल वाला इस्तेमाल करेंगे। तीसरा है जनरल पर्पस स्टैंड। जनरल पर्पस का स्टैंड का मतलब है कि सामान्य वर्कशॉप में प्रयोग किया जा सके, सामान्य उस क्लास में प्रयोग किया जा सके। इसका बेस केवल, सारा स्टैंड वैसे ही है, केवल बेस कास्ट आयरन का बना होता है, इसमें मैग्नेट नहीं होता। इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये हिलता रहता है, अगर मशीन पे जरा से भी कंपन हो रही है तो वो हिल जाता है। तो हम अगर इसका प्रयोग करते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि वो हिल नहीं पाए। जबकि मैग्नेटिक स्टैंड का प्रयोग करते हैं तो वो वहाँ पे मैग्नेट ऑन करने पे मशीन पे क्लैंप हो जाते हैं। आज मैंने आपको डायल टेस्ट इंडिकेटर की परिभाषा बताई थी, डायल टेस्ट इंडिकेटर के सिद्धांत के बारे में बताया, डायल टेस्ट इंडिकेटर के कंस्ट्रक्शन, क्या क्या कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर का लीस्ट काउंट, कैसे कैसे हम उस डायल टेस्ट इंडिकेटर का अल्पतमांक निकाल सकते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, लीवर टाइप और प्लंजर टाइप। डायल टेस्ट इंडिकेटर के उपयोग, क्या क्या उपयोग हो सकता है इस डायल टेस्ट इंडिकेटर से, क्या क्या हम काम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ हम चेक कर सकते हैं। और डायल टेस्ट इंडिकेटर स्टैंड, डायल टेस्ट इंडिकेटर स्टैंड। प्रस्तुत संदर्भ हमारे निम्मी की टर्नर थ्रेड की बुक से लिया गया है। यह जो है उसी के संदर्भ में बनाया गया है। धन्यवाद, नमस्कार।